नमस्कार कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों। आज हम आपकी जो पुस्तक है हिंदी की क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के लिए 10 की क्षितिज भाग 2 है पुस्तक हिंदी की। उसका जो चैप्टर नंबर यानी अध्याय गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना काव्य खंड का जो चैप्टर नंबर यानी अध्याय यानी पोयम जो है 7वीं नंबर की है, जिसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर, जिसका पोयम का नाम है छाया मत छूना के IMP क्वेश्चंस, वैकल्पिक क्वेश्चन आदि सभी देखने वाले हैं A to Z। कवि परिचय, प्रश्नोत्तर बड़े वाले, खालिस्तान, सत्य सत्य, पूरे IMP क्वेश्चन जो मन से बनाए गए हैं यानी MP ऑनलाइन द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से आपके लिए पेपर आएगा अर्धवार्षिक और जो बोर्ड का पेपर रहेगा हिंदी का, इसमें से ही आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरे अच्छी तरह लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं आपके A to Z। तो आपका जो क्षितिज भाग 2 पुस्तक का नाम है आपकी क्षितिज भाग 2 काव्य खंड छाया मत छूना, जिसके लेखक गिरिजा कुमार माथुर। अब पहले आपके लिए बता दें कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपके लिए ये हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए मैं स्क्रैच करके स्पीड से दिखा रहा हूँ नीचे। और जो आपके हैं क्या क्या अर्धग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर आपके लिए जो MP बोर्ड यानी बोर्ड से जारी किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, आपके लिए सत्य सत्य बताएंगे इस वीडियो में, जो कि आपके बुक में नहीं दिए गए हैं और आते हैं। सही जोड़े बताएंगे जो कि यहाँ पे आते हैं, और जो हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, बॉक्स में नहीं दिए गए। ये सब कुछ आपके लिए बताएंगे। पहले मैंने आपके लिए बता दिया है क्या क्या आएगा। चलिए अब देखते हैं स्टार्ट से। कुमार माथुर का कवि परिचय देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए। जन्म समय 22 अगस्त सन 1918, जन्म स्थान मध्य प्रदेश के गुना जिले में। सम्मान व्यास सम्मान इनको मिला, सलाह का सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, निधन 10 जनवरी 1994। अब आपकी इनकी रचनाएं आती हैं, रचनाएं लिखना पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। रचनाएं नाश और निर्माण, मंजीर जो बंध ना सका, साक्षी रहे वर्तमान, कल्पनातर धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरे नदी का यात्रा। नाटक जन्म कैद, आलोचना, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष, भाव तथा विचार। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में नवीनताएं हैं। रोमानी भावबोध के कवि हैं। उनकी पहुंच मानव मन की गहरी संवेदनाओं तक है। छाया मत छूना में उन्होंने अपने गहरे भावबोध को व्यक्त किया है। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी है, किंतु वे जीवन की निराशाओं से हार मानने वाले नहीं, अपितु उसे नित्य नए रूप में ढालने के पक्षधर हैं। कला पक्ष, भाषा तथा शैली। इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित तथा चित्र खींचने की क्षमता से युक्त खड़ी बोली हिंदी है। नए भावों को नई शैली में और नए छंद विधान द्वारा अभिव्यक्ति दी है। शब्द चयन में तुक, तान और अनुतान की काव्यात्मक झलक मिलती है। इनकी रचनाओं में मालवा की समृद्ध प्रकृति का स्वरूप अंकित है। आंचलिक शब्दों के प्रयोग की मिठास भी इनकी कविता में विद्यमान है। साहित्य में स्थान, हिंदी काव्य के आधुनिक कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर को विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य जगत में आप सदैव के लिए अमर हैं। सारांश, कविता का सारांश। आपके लिए जो कविता का सारांश है, आपके लिए पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में पढ़ लेना। आपके लिए बताया गया है सिर्फ, जिससे आपको प्रश्नोत्तर समझने में मदद होगी। आप देख लीजिएगा, हमें पढ़ नहीं रहे, समय कम है। शब्दार्थ आप तो पढ़ लेना। कविता का नाम इस प्रकार है। आपके लिए प्रसंग लिखने आएगा, तो यह कविता का सारांश आपके लिए उसमें लिखना पड़ेगा, और उसमें कविता का नाम संदर्भ में लिखना पड़ता है, कविता का नाम, कवि का नाम, और प्रसंग में ये लिखना पड़ेगा, इसके कवि कौन है, यह सब कुछ तो है। आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। आगे चलते हैं। भावार्थ, आपके लिए भावार्थ लिखना पड़ता है। जब
भावार्थ लिखने के लिए आता है तो यह भी आप पढ़ लेना, फर्स्ट पैराग्राफ का है। और भाव सौंदर्य लिखना पड़ता है तो यह भाव सौंदर्य है, यह भी लिख लेना। अब है अर्थ ग्रहण संवेद यानी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, यानी जो आपका जो पैरा है पहला पैराग्राफ, उससे जो प्रश्न निकलते हैं वह हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, कवि ने छाया को शब्द का क्या अर्थ बताया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोटे में ना लें। कवि ने इसे छूने से क्यों मना किया। उत्तर में लिखना है, छाया शब्द का आशय अतीत बीते समय की सुखद स्मृतियों से है जो मानव मन में छुपी बैठी रहती है। कवि ने छाया छूने अर्थात पुरानी मीठी यादों में जीने से इसलिए मना किया है क्योंकि इससे हमारे अभाव फिर से हरे हो जाते हैं। हमें पुराने लोग पुराने क्षण वापस मिलते भी नहीं और हमें अपना वर्तमान अधिक खाली प्रतीत होने लगता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, हम आपके लिए बता दें, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, थोड़े नीचे भी बता दें आपके लिए। असत्य इसमें सब कुछ बताए गए हैं, सत्य असत्य भी हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर हैं नीचे, सबसे नीचे आपके लिए जाना पड़ेगा जी है सत्य सत्य, आपके लिए सत्य सत्य हैं। सत्य सत्य बताइए, सब कुछ हैं इसमें, सही जोड़ी बनाइए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताए गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा जिससे आप सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिख लें, जिससे आपका एक भी प्रश्न रहे ना पेपर में। तो चलिए देखते हैं जो हम देख रहे थे प्रश्न ग्रहण उत्तर। हम देख रहे थे पहला, हमने अर्थ ग्रहण संबंधी का पहले जो पैरा है उसका पहला देख लिया है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, छाया मत छूने का परिणाम क्या होता है और क्यों। तो छाया को छूने अर्थात पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम दुखमय होता है। हम पुराने दिनों के लद जाने पर दुखी होते हैं। हम अपने अवास्तविक दुखों को याद करके अपने वर्तमान जीवन को और अधिक दुख और अभावग्रस्त बना लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, छवियों की चित्रगंध फैली मनोभावनी का आशय स्पष्ट कीजिए। उसका तात्पर्य यह है, जब हम पुरानी यादों में जीते हैं तो हमारे सामने न केवल बीती हुई मीठी यादों के दृश्य सामने आ जाते हैं बल्कि उन क्षणों की सुगंध भी ताज़ा हो उठती है। चांदनी को देखकर कवि को किसकी याद आती है और क्यों, यह हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा है। चांदनी को देखकर कवि को अपनी प्रिया के केसों में गूंथे हुए फूलों की याद आती है। इस प्रकार उसे अपने प्रेम के सुहावने दिनों की याद आ जाती है। इस युक्ति में जीवन के व्यर्थ में बीतने की निराशा व्यक्त हुई है। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, भूली सी एक छुअन किस प्रकार जीवित क्षण बन जाती है। जब हम अपने बीते हुए, ये हमारा उत्तर है, मीठे दिनों को याद करते हैं तो भूली हुई बातें हमारे मन को बरबस छू लेती हैं। ये छुअन भरे क्षण हमारे पुराने दिनों को हमारे सामने जीवित कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, उक्त काव्यांश में मनुष्य के लिए क्या संदेश है। यह हमारा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब है दूसरा नंबर पैराग्राफ, इसे आप पढ़ लें। इसे है या न वैभव है, मान है न शर्माया, यानी जो आपका पैराग्राफ दूसरा है पोयम का है इधर लिखा गया है तो आपके लिए इसे पढ़ लेना है। इसमें जो कठिन शब्द हैं ये लिखे हैं। संदर्भ कविता का नाम, कवि का नाम, प्रसंग लिखा है, ये भी लिख लें। अब भावार्थ इसका यह भी पढ़ लें, स्क्रीनशॉट लेकर यह वीडियो को रोककर आगे चलते हैं। भाव सौंदर्य में क्या लिखा है, यह भाव सौंदर्य भी लिख लें और आगे चलते हैं। तो आपका आता है पैराग्राफ तीसरा, दुविधा हताश साहस। आपकी बुक
पेज नंबर खोलें, आपका पुस्तक का पाठ खोलें, पोयम खोलें और पढ़ लें इसे। और आपसे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसके शब्दार्थ दिए हैं जो कठिन शब्द इसमें हैं। कविता का नाम, कवि का नाम, प्रसंग है, ऐसा कुछ लिख लें। आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ा धीरे धीरे निकल रहा हूँ। भावार्थ आप पढ़ लें क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए भावार्थ आप खुद पढ़ लें। और अब चलते हैं आगे। भाव सौंदर्य यह भी लिख लें क्योंकि आपके लिए परीक्षा में आता है। इसका भाव पक्ष लिखिए, भाव सौंदर्य लिखिए। अब आगे चलते हैं। इस जो पैराग्राफ आपका दूसरा और तीसरा, इसमें से जो प्रश्न कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, उनको देख लेते हैं। तो उनको देख लेते हैं। तो पहला है छाया मत छूना का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का अर्थ है कल्पना या अवास्तविकता की दुनिया से बचना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कभी व्यक्ति के मन में छिपे किस दुख की बात करता है। तो उत्तर में लिखना है मनुष्य के मन में अभावों का दुख है। उसे लगता है कि उसकी ठीक समय पर आकांक्षा पूरी हो सकी। अब प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण का आशय स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखना है व्यक्ति को जो नहीं मिला उसका दर्द भूल जाना चाहिए। उसे आने वाले समय की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हुए जीना चाहिए। प्रश्न क्रमांक है चौथा, देह सुखी होने पर भी मन के दुख का अंत क्यों नहीं होता है। तो उत्तर में लिखना है व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है और उसके जीवन में भौतिक सुखों का कोई अभाव नहीं होता है, फिर भी उसके जीवन में ऐसी अनेक आपदाएं चिंताएं होती हैं जिनसे यह मुक्त नहीं हो पाता है। इसी कारण कवि ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं होता है। क्वेश्चन क्रमांक यानी प्रश्न क्रमांक हमारा 5 है। इसका वाक्यांश में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। यह आपका प्रश्न परीक्षा की नज़र से नहीं आएगा। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये तो आएंगे ही आएंगे, 100% है। तो आप लिख लीजिए, सही विकल्प चुनिए। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन में हुआ। तो उत्तर हो जाएगा आ नंबर का 1918। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लिख लीजिए। गिरिजा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा हुई झांसी उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि जो क्वार्टरली एग्जाम हुए हैं उनमें इन जो मैंने प्रश्न बताए हैं चैप्टर्स के एक्स्ट्रा, जो कि MP द्वारा यानी विमर्श पोर्टल द्वारा आपके लिए जारी किए गए हैं नेशनल भारत सरकार द्वारा, उसी में से ये आपके लिए बता दिए जा रहे हैं। तो इन्हें हल्के में ना लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन्हें लिख लेना है, याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, जन्म कैद नाटक के रचनाकार कौन है या खालिस्तान है, कुछ भी आ सकता है। तो उत्तर है दा नंबर का गिरिजा कुमार माथुर। नई कविता के समर्थ कवि कौन है। तो है दा नंबर का गिरिजा कुमार माथुर। अब है प्रश्न क्रमांक 5 यानी वैकल्पिक का, छाया मत छूना कविता में कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। आ नंबर का ऑप्शन सही है, जीवन में सुख दुख दोनों की उपस्थिति होती हैं। अब है क्वेश्चन आपके है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपकी पुस्तक में रिक्त स्थान नहीं दिए गए हैं, लेकिन पेपर में आते हैं, तो वही जो पेपर में आते हैं वही ए हैं, तो लिख लीजिए। पहला खालिस्तान है, कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान के का सामना कर खालिस्तान वर्ण। तो इसमें भरा जाएगा भविष्य वर्ण। क्या भरा जाएगा? भविष्य। कविता छाया मत छूना में खालिस्तान भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है।
तो इसमें भरा जाएगा रोमानी। ये हैं आपके उत्तर नीचे लिखे हैं। तीसरा खालिस्तान प्रभुता का बिंब केवल खालिस्तान है, तो तीसरे में भरा जाएगा मृग तृष्णा है। चौथा है हर चंद्रिका में छिपी एक रात है, तो इसमें भरा जाएगा कृष्ण। और पांचवा है दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ है, तो इसमें भरा जाएगा दुविधाग्रस्त। अब पांचवा का उत्तर साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तीसरा है प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए, तो आपके लिए सही जोड़ी दी गई है। इनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। पहला का ई है, पहला का है ई यानी लास्ट। इस प्रकार आपके लिए आंसर भी दी गए हैं, जोड़ी भी दी गई है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए अपनी फेयर कॉपी में हिंदी की। अब सत्ता देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है सत्ता बताइए। तो यह हमारे जो सत्ता वाक्य लिखे हैं उनके उत्तर नीचे लिखे हैं। कौन सा वाक्य सत्य है? पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है। इस प्रकार आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक कर लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्नाभ्यास आपके लिए जो प्रश्न हैं IMP क्वेश्चन, उनके आंसर भी हैं, क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर है कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर है कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि कठिन यथार्थ ही जीवन का सत्य है, से सब कुछ असत्य है। अतः व्यक्ति को कठिन यथार्थ का ही सदैव पूजन करना चाहिए। प्रश्न दूसरा भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव स्पष्ट करना है। उत्तर है आज व्यक्ति यश वैभव पाने की लालसा में संलग्न है। यह सब दिखावा मात्र है जो मृग तृष्णा के समान है। सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। सुख में ही दुख की अनुभूति छिपी है। प्रश्न क्रमांक दूसरा का उत्तर हो गया। तीसरा है छाया शब्द यहाँ के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? अथवा में ये लिखना है, तो उत्तर है पहला वाला। इसका उत्तर दिया गया है ए। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं पहला का, इसका आंसर है उत्तर छाया शब्द यहाँ भूतकालीन सुखद स्मृतियों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने के लिए मना इसलिए किया है कि भूतकालीन सुख को याद करने से वर्तमान कालिक दुख और बढ़ जाते हैं। यानी जो वर्तमान में दुख हैं वह ज़्यादा बढ़ जाते हैं भूत के दुखों का चिंतन करने से। क्वेश्चन नंबर चौथा है कविता में विशेषण के प्रयोग शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसी अन्य उदाहरण छाट कर लिखिए। यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे आपके लिए लिख लेना है या नहीं लिखना आप पर निर्भर करता है। अब प्रश्न क्रमांक 5वां है मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो आपके लिए उत्तर में लिखना है चिलचिलाती धूप में हिरण को रेगिस्तान में पानी सा भरा होने का एहसास होता है। उसे दिखता है कि पानी भरा है, परंतु पास में पहुंचकर रेत ही रेत नजर आता है। पुनः आगे पानी दिखाई देता है। रेत है, धूप में चमकती है तो वह पानी सी लगती है, वह आगे जाती है तो फिर वो रेत दिखाई देती, फिर रेत, फिर पानी। इसी ज्ञान को मृग तृष्णा कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग इस वैभव पानी के अर्थ में हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? यह भाव कविता की इस पंक्ति में झलकता है। पंक्ति है निम्नलिखित जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। अब प्रश्न क्रमांक 7 है कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए।
तो कविता में व्यक्त दुख के कारण निम्न प्रकार है, नीचे दी गए। भूतकालीन सुख का स्मरण करने से दुख होता है। अतीत का सुख याद करने से सुख 2 गुना हो जाता है। ऐसे सम्मान प्राप्त करने की चाहत में दुख बढ़ ही जाता है। भौतिकता की ओर दौड़ने से दुख बढ़ना ही जाता है, यानी बढ़ता ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी में है, ये 7 का और भी है। प्रभुत्व पाने का चाहत में भी दुख बढ़ जाता है। मन में संतोष का भाव न होने पर दुख होता है। हाँ, जो वस्तु प्राप्त ना हो सकी उस पर पश्चाताप करने से दुख होता है। अब हमारे जो प्रश्न थे IMP सिर्फ आपके लिए साथी थे, तो हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल हो गए। तो हमने इस वीडियो में कक्षा 10 के आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हिंदी के, आपको पता ही है पूरे के पूरे आपके लिए यही पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इस चैनल पर पेपर से जुड़ी, परीक्षा से जुड़ी प्रत्येक जानकारी, शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक जानकारी सबसे पहले डाली जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, और सभी विषय 6 के 6 विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हर विषय के हर चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्लिक कर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चेक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले IMP क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।